चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोगों को महाकाव्य काल पढ़ना है ना। महाकाव्य काल और जनपद काल, ये दो चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों ने इसके पहले की चीज़ें तो सारी चीज़ें समझ के रखी हैं कि पौराणिक काल में मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, और सारे हमने मनु बैवत्स के समय से हमने देखा था कि इला और उसके बाद इक्ष्वाकु, इन सब के बारे में देखा था। ठीक, अब हम लोग महाकाव्य काल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक सेगमेंट और जो रह गया है वो समझ लीजिए। मनु बैवस्वत जो थे, हमने मनु बैवस्वत के बारे में पढ़ा। मनु बैवस्वत के 10 पुत्र थे, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, जिसमें से पहली जो पुत्र थी, इसको पुत्री भी कहा गया है, ये थी इला। एक पुत्र और इनका हुआ जिसका नाम था इक्ष्वाकु। ठीक है, ये इन दोनों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे एक और पुत्र इनका हमें पता है जिसका नाम था कारुस। इसे करुस भी कहते थे, ऐसे नाम से इसके नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके सिलेबस में है, इसलिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी सी जानकारी है, इसको समझ लीजिए क्या है। कारुस मनु बैवस्वत के 10 पुत्रों में से एक पुत्र था, और यही कारुस ने आगे चल के अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, जो आगे चल के कारुस देश बना। कौन सा देश बना? कारुस देश। कारुस देश या करुस देश। अब आज अगर वर्तमान में हम मध्य प्रदेश के नक्शे में अगर उसको देखेंगे तो जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है आपका, सॉरी बुंदेलखंड नहीं, बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, वो बघेलखंड वाला क्षेत्र ही आपका आज के समय का कारुस देश है। कौन सा देश है? कारुस देश। मनु बैवस्वत के 10 पुत्र हुए। बघेलखंड वाला क्षेत्र आपको पता है कि बघेलखंड वाला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, आपने देखा, वो बघेलखंड का क्षेत्र कहलाता है, बुंदेलखंड के साइड में। तो कारुस मनु बैवस्वत के 10 पुत्रों में से एक पुत्र था, और उसने ही क्या किया, आगे चल के कारुस देश की स्थापना की। कारुस देश जो कि वर्तमान में आज बघेलखंड के नाम से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही हमने यदुवंश का देखा था। यदुवंश यादव ने क्या बनाया था? एक यदुवंश बनाया था, जो आगे चल के हमें क्या देखने को मिला? बुंदेलखंड के नाम से देखने को मिला। बुंदेलखंड एकदम कॉर्नर में टीकमगढ़, छतरपुर, सतना वाला क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कहलाता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ चुका है, तो कारुस के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मनु बैवस्वत के 10 पुत्रों में से एक पुत्र था। इसने भी बघेलखंड में अपने यहाँ अपना साम्राज्य को स्थापना किया था। एक साम्राज्य बना जो कि बघेलखंड के नाम से जाना गया। उस समय इसको क्या कहते थे? कारुस देश के नाम से कहते थे। ठीक है, अब मुख्य रूप से हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है महाकाव्य काल। महाकाव्य का मतलब होता है वो समय जब रामायण महाभारत का समय चल रहा था भारत में। उस समय हमारे मध्य प्रदेश में क्या उथल पुथल हो रही थी, उस समय हमारे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था, रामायण और महाभारत से हमारे मध्य प्रदेश का क्या संबंध है, ये देखिए आप। तो आज हम पढ़ेंगे महाकाव्य काल, और महाकाव्य काल के बाद पढ़ेंगे हम महाजनपद काल। ये दोनों को आपस में लिंक करके पढ़ना है। ठीक है, महाकाव्य काल। अब आप अगर मध्य प्रदेश का नक्शा अगर हम देखें तो देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे पहले नक्शा बना लो, फटफट बना लो। मध्य प्रदेश का नक्शा बना लीजिए सब लोग। ये मध्य प्रदेश का नक्शा बन गया। यहाँ पे बुरहानपुर थोड़ा नीचे निकाल दो। नक्शा बन रहा है तो अच्छा नक्शा बनना चाहिए। ये बुरहानपुर वाला क्षेत्र भी निकल गया। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश को हमें, इस मध्य प्रदेश के नक्शे से हमें समझना है कि मध्य प्रदेश में महाकाव्य काल कैसे कैसे चला, कैसे कैसे महाकाव्य काल में क्या क्या चीज़ें हुई। देखिए, अब महाकाव्य काल का संदर्भ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो समय जब रामायण और महाभारत का काल चल रहा था, उस समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक, आपने यहाँ देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि इक्ष्वाकु का पुत्र था दंडक, और इस दंडक का के नाम पे बना था दंडकारण्य। ये आपको पता है। दंडकारण्य जो वर्तमान में आज हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों के बीच में विभाजित भी हुआ है। दंडकारण्य एक जंगली क्षेत्र था, बहुत सारे जंगल थे। दंडकारण्य के जंगल भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, उस दंडकारण्य क्षेत्र में आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि उस दंडकारण्य क्षेत्र में भगवान राम ने बहुत समय तक क्या किया था, वहाँ पे आश्रम, मतलब आश्रम बना के विश्राम किया था। बहुत दिनों तक वहाँ पे उन्होंने रुके थे, ठहरे थे, वो आराम कर रहे, आराम किया उन्होंने। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान राम उस दंडक वन में रुके थे, इस कारण से उसका नाम दंडकारण्य पड़ गया। ऐसा नहीं है। दंडकारण्य तो आपको पता है, दंडकारण्य के समय से दंडकारण्य वन बने हैं। भगवान राम तो बाद में आए हैं। ठीक,
तो दंडकारण्य वाला क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है आपके यहाँ के जो जंगल आपको देखने को मिलेंगे, और इधर आपका जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, ये पूरा दंडकारण्य वाला क्षेत्र है। जब भगवान राम दमोह सतना होते हुए पंचवटी जा रहे थे तो यहाँ पे पड़ गया उनको दंडकारण्य। और यहाँ पे इस समय एक राजा था जिसका नाम था राजा मधु। ये कौन से वंश का राजा था? यादव वंश का राजा था। यादव वंशी राजा मधु का इस समय यहाँ पे क्या था? शासन था दंडकारण्य वाले क्षेत्र में। भगवान राम जब यहाँ पे पंचवटी जा रहे थे तो दंडकारण्य क्षेत्र में उन्होंने बहुत समय तक आश्रम किया है। आश्रम बना के मतलब किया है, आराम किया है, बहुत समय तक रेस्ट किया है उन्होंने, बहुत समय तक रुके हैं वो अपने जीवन के, उन्होंने बहुत सारे पल दंडकारण्य में बिताए हैं। इसलिए दंडकारण्य फेमस है हमारे मध्य प्रदेश में। एक महाकाव्य काल में आपको एक चीज़ मध्य प्रदेश से संबंधित ये मिलेगा। इसके अलावा महाकाव्य काल में आपने देखा था भगवान राम के दो पुत्र हैं, एक का नाम है लव और एक का नाम है कुश। ठीक, ये जो कुश है इसने भी आप देखेंगे ये दक्षिणी कौशल वाला क्षेत्र है जिसको आज हम छत्तीसगढ़ में शामिल करते हैं। वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ है, दक्षिणी कौशल वाला जो क्षेत्र है, उसमें कुश ने बहुत समय तक शासन भी किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था तो हमारे मध्य प्रदेश में ही शामिल है वो, तो इसलिए जो दक्षिण कौशल वाला क्षेत्र है यहाँ पे किसने? कुश ने बहुत समय तक शासन किया। दूसरा पॉइंट आपको ये मिला महाकाव्य काल का। आपने भगवान राम के भाइयों के नाम सुना होगा। भगवान राम के 3 भाई और थे, भरत, लक्ष्मण और एक था शत्रुघ्न। इनका नाम भी सुना ही होगा आपने। शत्रुघ्न का एक बेटा है जिसका नाम था शत्रुघाती। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, शत्रुघाती। आप जानते हैं ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पे ये विदिशा वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, एक समय मैंने आपको बताया था वीतिहोत्रों के बारे में। कहाँ से मिलेंगे आपको? इला से आपको वीतिहोत्र लोग मिलेंगे, बताया था, ये सारे बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पे पहले वीतिहोत्रों का शासन हुआ करता था। ठीक, इन वीतिहोत्रों को ये जो आपके शत्रुघ्न हैं, भगवान राम के भैया, इन्होंने एक समय इन वीतिहोत्रों को सफाया किया, यहाँ से इनको समाप्त किया, और समाप्त करने के बाद अपने बेटे शत्रुघाती को बुंदेलखंड और विदिशा वाला जो क्षेत्र था वहाँ का राजा नियुक्त किया। तो शत्रुघ्न का बेटा शत्रुघाती जो था उसने भी मध्य प्रदेश में बहुत समय तक शासन किया है। ठीक है, तो ये महाकाव्य काल से आपको 2-3 मुख्य तत्व देखने को मिलेंगे, ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ एक बातें आपको पता होना चाहिए कि महाकाव्य काल में मध्य प्रदेश का क्या संबंध था। 3 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखना है आपको। कौन कौन सी? कि महाकाव्य काल में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब पंचवटी जा रहे थे, अपना वनवास काट रहे थे, तो उन्होंने ये सतना दमोह होते हुए आए थे, वो पंचवटी जा रहे थे जब, तो ये दंडकारण्य वाले क्षेत्र में उन्होंने बहुत समय तक विश्राम किया। इस समय दंडकारण्य में यादव वंशी राजा मधु का शासन था। दूसरी बात अगर हम देखें तो भगवान राम के 2 बेटों में से उनका जो छोटा बेटा था कुश, उस कुश ने भी हमारे मध्य प्रदेश का जो दक्षिण कौशल वाला क्षेत्र है, उस कौशल का बहुत समय तक राजा नियुक्त रहा, वो वहाँ पे उसने शासन किया। भगवान राम के सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न, उन्होंने बुंदेलखंड और विदिशा वाले क्षेत्र में वीतिहोत्रों का समाप्त करके, उनको पराजित करके अपने बेटे शत्रुघाती को यहाँ का राजा नियुक्त किया था। एक और बात मैं बताता हूँ आपको, पुराणों के अनुसार, पुराण मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ इतिहासकार लोग मानते हैं कि जो रावण की लंका थी, हम मानते हैं कि रावण की लंका श्रीलंका में थी, ऐसा मानते हैं हम लोग, परंतु रावण की लंका को कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रावण की जो लंका थी, ये जो जबलपुर के पास का क्षेत्र है, इधर पे आप मंडला वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे दंडकारण्य वाले क्षेत्र में रावण की लंका थी कहते हैं, ऐसा वो मानते थे। अब बात सही है या गलत है ये तो हमको नहीं पता, पर इतिहास में जितनी सारी जो अफवाहें होती हैं, जितनी सारी जो किंवदंतियाँ होती हैं, जितनी सारी जो बातें होती हैं, वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कल को अगर कोई आपसे आके बोले कि साहब लंका तो श्रीलंका में ही नहीं थी, वो तो यहाँ पे थी, तो इस चीज़ के लिए कोई जवाबदारी नहीं होती। इतिहास में कोई भी चीज़ एकदम कंफर्म नहीं होती है, इतिहास अनुमानित है, हमेशा से इतिहास जो रहा है अनुमानित है। किसी ने भगवान राम को नहीं देखा, पर हम अनुमान लगाते हैं, उनके समय की चीज़ें जो हमको मिलती हैं उस हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं। तो रावण के समय की भी बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिली हैं। मंडला के क्षेत्र में लंका, रावण से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं, बहुत सारे अभिलेख हमको मिले हैं जिसमें रावण के बारे में यहाँ पे पता चला है। तो उस हिसाब से इतिहासकार कहते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र रहा होगा, मंडला वाला, डिंडौरी वाला, जो आज का है उमरिया, मंडला, डिंडौरी, इस वाले क्षेत्र में रावण की लंका थी कहते हैं। अब चूँकि अगर यहाँ पर लंका मान रहे हैं
तो एक बात और निकल के आती है कि भगवान राम ने अपने छोटे भैया जो लक्ष्मण थे उनको, आपने यहाँ देखा होगा उमरिया पड़ता है, इस उमरिया में एक क्षेत्र पड़ता है बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ आपने देखा होगा 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है बांधवगढ़। यहाँ पे सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। मोगली का पेपर आप देते हो, मोगली का, तो उन लोग घुमाने के लिए बांधवगढ़ भी लेके जाते हैं। तो ये जो बांधवगढ़ जो वर्तमान में उमरिया ज़िले में है, इस क्षेत्र में भगवान लक्ष्मण को भगवान राम ने नियुक्त किया था ताकि वो उमरिया से ये लंका पे नज़र रख सकें। ऐसी बात मिलती है भैया, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पढ़ने को। तो ये चीज़ भी हमको देखने को मिलती है महाकाव्य काल में कि लक्ष्मण को भगवान राम ने बांधवगढ़ वाला क्षेत्र, उस समय उमरिया नहीं था, बांधवगढ़ के नाम से जाना जाता था, बांधवगढ़ वाले क्षेत्र में नियुक्त किया था इसलिए ताकि वो लंका पे नज़र रख सकें कि लंका से कोई आक्रमण तो नहीं हो रहा है, लंका से कोई आ तो नहीं रहा है। ये सारी बातें महाकाव्य काल की हैं। ये हुई तो रामायण वाली बात। अब आ जाइए महाभारत काल में। महाभारत के समय में हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने महाभारत में अपना पार्टिसिपेट किया है। किसी ने कौरवों की तरफ से लड़ा है तो किसी ने पांडवों की तरफ से लड़ा है। हर राजाओं ने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं का साथ दिया है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो दो ही सेना मुख्य रूप से बनी, पांडव बने और कौरव बने। तो डिसीजन ये लिया गया कि कितने लोग पांडवों के साथ जाएंगे और कितने लोग कौरवों के साथ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से राजा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया और पांडवों का साथ दिया, ये हमको पता होना चाहिए। उसके पहले एक बात और समझिए, ये जो ग्वालियर वाला क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा दतिया, ठीक है, दतिया। चूँकि पुराण महाकाव्य काल के समय में असुर भी होते थे, निषाद जाति के लोग भी होते थे। ये वही लोग हैं जो शुरू में आदि मानव थे। आप अगर इनको ध्यान से देखें ना तो उस समय मानव कैसे रहते थे, मारीच टाइप के तो रहते थे, जानवरों जैसे तो रहते थे, शरीर में बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बिल्कुल अलग वेशभूषा, राक्षसों टाइप दिखते थे। तो उस समय के लोग उनको क्या कहते थे, निषाद कहते थे, राक्षस कहते थे, दानव कहते थे। वही हैं दानव, कोई अलग से नहीं बने दानव। वही जो आदि मानव, वही जो पुराने समय का मानव जिसको जीवन दिनचर्या नहीं पता थी, अपने आप के बारे में नहीं पता था, अपने आप को वो विकसित नहीं कर पाया, तो वो जंगलों में भटकते रहता था, नंगा पुंगा, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आँखें, हाथ लंबे लंबे बंदरों जैसे। उन्हीं को लोग निषाद और या असुर कहते थे, निषाद के रूप से जानते थे। ऐसे ही एक निषाद, एक असुर दानव था दंतवक्र नाम का। क्या नाम था? दंतवक्र, जो कि दतिया वाले क्षेत्र में था। बड़ा भीषण राक्षस था। और उसी समय भगवान कृष्ण भी थे मथुरा वाले क्षेत्र में, वृंदावन मथुरा में भगवान कृष्ण भी थे। ऐसे मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये दतिया वाला जो राक्षस था, इसका संहार किया था भगवान श्री कृष्ण ने, इसका निपटारा किया था, इसको मतलब क्या कह सकते हो, उसको आप वध किया था दंतवक्र का। और दंतवक्र का जब उन्होंने वध किया, इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को इसी दंतवक्र की हत्या करने पे या इसका वध करने के कारण भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कच्छ नाम दिया गया। क्या दिया गया? गोपाल कच्छ। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम और है गोपाल कच्छ, और गोपाल कच्छ नाम पड़ा उनका दानव दंतवक्र का वध करने पे। और दंतवक्र का संबंध जो था दतिया से था। और ध्यान रखना, दतिया नाम ही दानव दंतवक्र के नाम पे पड़ा। दतिया अलग से नाम नहीं है, वो जो दानव था जिसने दतिया पे राज किया था, दंतवक्र ने, उसी दंतवक्र के नाम पे दतिया का नाम पड़ा। ठीक है। इसी गोपाल कच्छ में एक क्षेत्र मिलेगा आपको तिलहट, तिलहट, ठीक है। इस तिलहट की घाटी पहाड़ी में हमको जो शिलालेख मिले हैं, जो हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसमें ये बात हमको पता चलती है कि एक दंतवक्र के नामक राक्षस का भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे हत्या की थी, उसका वध किया था। तो तिलहट की पहाड़ी में हमको मिलता है क्षेत्र। अब ये जो तिलहट की पहाड़ी है, इसी को वर्तमान में आप देखेंगे क्या कहते हैं, गोपाल गिरी के नाम से जाना जाता है इन्हें। क्या? गोपाल गिरी, जो वर्तमान में आज ग्वालियर की पहाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। ग्वालियर की पहाड़ी, कई बार पेपर में पूछता है ग्वालियर की पहाड़ी का अन्य नाम क्या है। गोपाल गिरी पर्वत बोलते हैं उनको, गोपाल गिरी पर्वत। और ये गोपाल गिरी पर्वत किसके कारण से पड़ा? दानव दंतवक्र की जब हत्या किए भगवान श्री कृष्ण ने, उनका नाम पड़ा गोपाल कच्छ, और गोपाल कच्छ से बना आपका गोपाल गिरी। और गोपाल गिरी जो आज की आपकी क्या बनी है, वर्तमान में ग्वालियर की पहाड़ी कहलाती हैं, ग्वालियर के पर्वत कहलाते हैं, ग्वालियर पहाड़ी।
इसके बाद आइए आप महाभारत के युद्ध में। ये छोटी छोटी जानकारी आपको पता होना चाहिए जो कि हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब आइए आप महाभारत में, ठीक है, ये भी महाकाव्य के अंदर आता है महाभारत। महाभारत काल में आपने देखा कि महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें कौरव और पांडव दो सेना बनी, ठीक है। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था और भगवान श्री कृष्ण की जो हजारों की सेना थी, लाखों की सेना थी, उसको कौरवों ने चूज़ कर लिया था। उन्होंने सेना को लिया और भगवान श्री कृष्ण पांडव के पास चले गए, ठीक। अब हमारे मध्य प्रदेश में भी उस समय इस नक्शे के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र जो है अवंती का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये विदिशा वाला क्षेत्र है। यहाँ पे भी उस समय राजा महाराजा लोग होते थे। तो कुछ हमारे यहाँ के मुख्य राजा हैं। माहिष्मती एक क्षेत्र हो गया आपका, माहिष्मती वाला, खंडवा ओमकारेश्वर वाला क्षेत्र जो हो गया। यहाँ पे उस समय भी कुछ न कुछ राजा महाराजा होते थे। उन राजा महाराजाओं को भी महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। अब उनके पास ऑप्शन था, उनके पास ये निर्णय लेने का अधिकार था कि उनको किसके तरफ से लड़ना है। चाहो तो कौरवों की तरफ से लड़ लो, चाहे पांडवों की तरफ से लड़ लो। तो मध्य प्रदेश में बहुत कम ऐसे शासक हुए जिन्होंने पांडवों का साथ दिया। लगभग 90% जितने भी राजा महाराजा थे मध्य प्रदेश के, उन सभी ने किसका साथ दिया? कौरवों का साथ दिया। सब ने पांडवों के विरुद्ध लड़ा, जिसमें से मुख्य रूप से आपको दो लोगों के नाम याद रखना है। महाभारत के युद्ध में मध्य प्रदेश से साथ देने वाले जो राजा हैं, एक का नाम है बिंद जो कि अवंती का शासक था, और एक का नाम है अनुबिंद जो कि कहाँ? विदिशा का शासक था, ठीक है। पेपर में बिंद अनुबिंद के बारे में पूछता है, बिंद अनुबिंद का शासन कहाँ था? तो अवंती ऑप्शन में होगा तो अवंती लगा देना, विदिशा ऑप्शन में होगा तो विदिशा लगा देना, ठीक है। बिंद अनुबिंद हमारे मध्य प्रदेश के दो ऐसे शासक हुए जिन्होंने महाभारत में कौरवों का साथ दिया, पांडवों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा। इसके अलावा किसने साथ दिया? माहिष्मती के नील शासक। नील शासक कौन? जिनने नरवर का क्या किया था? नरवर नगर की स्थापना किए थे, ठीक। एक शासक है आपका कौन? नील, जो कि माहिष्मती के थे। इन्होंने भी कौरवों का साथ दिया, पांडवों की बजाय कौरवों का साथ दिया और पांडवों के विरुद्ध लड़े। तो मुख्य रूप से आपको इन तीनों के बारे में याद होना चाहिए, बिंद अनुबिंद और एक माहिष्मती के शासक नील। तो ये तीन चीज़ों को आपको, तीन राजाओं को याद रखना है। बिंद अनुबिंद के बारे में, बिंद अवंती से था, अनुबिंद विदिशा से था और नील जो था माहिष्मती से था। माहिष्मती मैंने आपको बताया हूँ कि ओमकारेश्वर का क्षेत्र भी हो सकता है, खंडवा वाला क्षेत्र भी हो सकता है, ये सारे माहिष्मती के क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये तीन शासक को आपको ध्यान रखना है जिन्होंने कौरवों का साथ दिया, ना कि पांडवों का। पांडवों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा। तो ये सारी बातें थी आपकी महाकाव्य काल के संदर्भ में। रामायण के काल में, महाभारत के काल में क्या हुआ हमारे मध्य प्रदेश में, ये सारी बातें आपने देखा। देखिए, इसमें गिने चुने सवाल आपसे पूछे जाएंगे महाकाव्य काल के बारे में, और वही आपको पढ़ना है। ढेर सारा सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो पेपर में आएगा वही हमको पढ़ना है, गिनी चुनी चीज़ें। इसके बाद शुरू होता है मध्य प्रदेश में, हम शुरू करेंगे यहाँ से महाजनपद काल को। महाजनपद काल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी महाजनपद थे, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझिए क्या क्या है। आप अगर 6वीं शताब्दी में जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि संपूर्ण भारत में 16 महाजनपद होते थे। 16 महाजनपद, मगध, अंग, वत्सी, वत्स, कौशल, कौशाम्बी, उनमें से ही 2 महाजनपद हमारे मध्य प्रदेश में हैं। एक महाजनपद है चेदी और दूसरा महाजनपद आपको मिलेगा अवंती। ये 2 महाजनपदों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद हमारे मध्य प्रदेश में भी थे। एक चेदी वंश था, एक चेदी महाजनपद था, और दूसरा आपको साम्राज्य मिलेगा अवंती का, जो आगे चल के महाजनपद बना। अब सबसे पहले समझेंगे हम चेदी महाजनपद के बारे में। और चेदी महाजनपद के बारे में समझने से पहले, चेदी जनपद के बारे में समझने से पहले, सबसे पहले आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझें कि चेदी जनपद बना कैसे। देखिए, एक बार और मैं भारत का नक्शा फिर से बना रहा हूँ। ये भारत का नक्शा बना लो, सब लोग एक बार फिर से भारत का नक्शा बना लो, बनाइए। ये भारत का नक्शा हो गया, भारत नहीं मध्य प्रदेश का नक्शा हो गया ये, ठीक। ये मध्य प्रदेश का नक्शा हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको मैंने जब राज्यों का पुनर्गठन पढ़ा रहा था उस समय मैंने एक बात आपको बताई थी कि हमारा जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो यहाँ के कुछ ज़िले थे, 8 ज़िले जो विदर्भ के क्षेत्र में आते थे, उनको हमने बॉम्बे राष्ट्र में दे दिया था।
तो ये वाला जो क्षेत्र था आप देखेंगे ये विदर्भ वाला क्षेत्र था, जो कि आगे चल के महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया। ठीक है, ये सबको पता है। विदर्भ वाला क्षेत्र, कोई बोलना नहीं मेरे को कि हमको नहीं पता है, बहुत मारूंगा। विदर्भ वाला क्षेत्र था। ठीक, इस विदर्भ में जब हम महाजनपद काल की बात कर रहे हैं तो इस समय यहाँ पे एक यादव वंश के शासक थे जिनका नाम था कौशिक। ठीक है, यादव वंशी शासक कौशिक का विदर्भ में शासन हुआ करता था। मैं महाजनपद काल के समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौशिक का यहाँ पे विदर्भ में शासन हुआ। जब कौशिक ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने की कोशिश की तो अब स्वाभाविक सी बात है, चूंकि ये मध्य प्रदेश अच्छा खासा क्षेत्र है, यहाँ नदियाँ अच्छी खासी हैं, समृद्ध प्रदेश है, तो इस कौशिक ने अपने क्षेत्र को विस्तार करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी चंबल नदी। इसका पुराना नाम क्या था? चरमावती। चरमरा गई, चरमावती। चरमावती यहाँ मिलेगी। एक नदी मिलेगी आपको केन नदी, इसका नाम था शुरू में सुक्तिमती। ये सब पौराणिक नाम है, ये सब आपको पता होने चाहिए और ये सब बता भी दिया हूँ मैंने। चंबल नदी चरमावती और केन नदी सुक्तिमती। इस कौशिक राजा ने क्या किया? चरमावती तक, चरमावती से सुक्तिमती तक, सुक्तिमती से ये पहुँच गया सीधे बुंदेलखंड। ठीक, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार चरमावती, सुक्तिमती और बुंदेलखंड के क्षेत्र तक अपने पूरे राज्य का विस्तार कर लिया। और ये जो राज्य इसका बना, यही राज्य जो है आगे चल के बना चेदी जनपद। समझ में आ रहा है क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? चेदी जनपद अलग से नहीं, चेदी जनपद यादव वंशी कौशिक राजा के कारण ही बना चेदी जनपद। कई बार पेपर में, इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि चेदी जनपद की आधारशिला बताओ। आधार कहाँ से बना, कैसे बना, किसने बनाया? तो जो चेदी महाजनपद है आप देखेंगे यादव वंश के कौशिक राजा ने अपने साम्राज्य का जब विस्तार किया तब जाके वो चेदी जनपद आगे चल के बना, जिसको आज आप चेदी जनपद के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब चेदी जनपद में हम देखेंगे यहाँ पे कि इसका एक और शासक आपको देखने को मिलेगा भीमरथ नाम से। चेदी जनपद का एक और शासक है भीमरथ। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था दमयंती। भीमरथ जो कि चेदी वंश में ही एक शासक मिला, चेदी जनपद का एक शासक था। इसकी बेटी थी दमयंती। दमयंती का विवाह किया इन्होंने किसके साथ? राजा नल के साथ। राजा नल कौन? नलपुर के राजा। नलपुर एक क्षेत्र था, इसके राजा थे राजा नल। इसके साथ इसका हुआ विवाह दमयंती का, और विवाह के बाद इन्होंने नलपुर के बाद इसी नगर का नाम रख दिया नरवर नगर। नरवर नगर की स्थापना किसने की? कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, नरवर नगर की स्थापना किसने की? कई बार क्वेश्चन आता है। राजा नल द्वारा, जो कि नलपुर के राजा थे, जिनका विवाह दमयंती के साथ हुआ था। दमयंती से विवाह करने के बाद इन्होंने नलपुर का नाम बदल के नरवर नगर की स्थापना कर दी। ये चेदी जनपद से इंपॉर्टेंट बातें हैं। चेदी जनपद के कुछ की पॉइंट अगर हम देखें तो इसका जो प्रमुख शासक रहा है वो रहा है शिशुपाल। मुख्य रूप से इसका जो शासक माना जाता है चेदी जनपद का मध्य प्रदेश में, क्योंकि कौशिक तो विदर्भ से आया था। मध्य प्रदेश में जब चेदी जनपद हुआ आगे चल के, तो उसमें शासक कौन बना? तो मुख्य रूप से शिशुपाल को मानते हैं। शिशुपाल कौन? भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसको मारा था। बहुत परेशान करता था भगवान श्री कृष्ण को। हाँ, बहुत परेशान करता था। हंस रहे हो तुम? इसकी 100 गलती माफ़ करे थे भगवान श्री कृष्ण ने। 100 गलती, कभी खुटक दे, कभी चमट दे, कभी कुछ कर दे, कुछ भी कर देता था। भगवान श्री कृष्ण ने 100 गलती मना करे इसकी। 100 गलती माफ़ करने के बाद जिस दिन 101 गलती करने के लिए आया तो ऐसा इंसान था ये शिशुपाल, इसका खुपुक करके गर्दन उड़ा दी उनने। खत्म, शिशुपाल, डी एंड। और चेदी वंश वहीं समाप्त। शिशुपाल मिला इस वंश का राजा जिसने अपनी राजधानी बनाया था। ये जो सुक्तिमती है इसी को पुराण में सोत्थीवती भी कहते हैं। ठीक है, सोत्थीवती, यही आगे चल के आपको सुक्तिमती के नाम से भी देखने को मिलती है, जो आज वर्तमान में केन नदी का नाम है। शिशुपाल जब राजा था तो इसने चेदी वंश की राजधानी जो बनाया था सोत्थीवती, जिसको सुक्तिमती भी कहते हैं, जो वर्तमान में केन नदी के रूप में जानी जाती है, इस क्षेत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया था चेदी महाजनपद की। एक बार एक सवाल आता है, पूछता है कि खजुराहो किस महाजनपद का हिस्सा था? खजुराहो
किस महाजनपद का हिस्सा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे पड़ता है आपका छतरपुर जिला, सॉरी इधर नहीं और ऊपर आएगा, छतरपुर जिला यहाँ पड़ता है। इस छतरपुर जिले में आपको मिलता है खजुराहो। तो ये जो हिस्सा है किस जनपद का हिस्सा है, चेदी जनपद का हिस्सा है। तो कई बार पेपर में आता है कि खजुराहो किस महाजनपद का हिस्सा है, तो याद रखना ये जो हिस्सा है चेदी महाजनपद का हिस्सा है। ठीक है, खजुराहो के बारे में पेपर में आपसे पूछा जाता है कि खजुराहो किस महाजनपद का हिस्सा रहा है। तो वर्तमान का जो खजुराहो है वो प्राचीन काल में चेदी महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। ये है आपका चेदी वंश। आगे चल के ये फिर ये कलचुरियों के सामंत बन जाते हैं, कलचुरियों के अधीन हो जाते हैं। तो ये कलचुरी वंश पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम अवंती जनपद के बारे में, अवंती महाजनपद। ठीक है, ये चेदी महाजनपद हो गया, अवंती। छोटी छोटी जानकारी आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं पढ़ना है इनके बारे में। जो चीज़ें काम की है वही हमको पढ़ना है। ठीक है, अवंती महाजनपद के बारे में देखिए। अवंती जनपद अगर मध्य प्रदेश के हम कुछ हिस्सों की बात करें तो नक्शे में देखेंगे आप। सबसे पहले इसी नक्शे के अंदर मैं बनाता हूँ। देखिए ये यादव वंश हो गया, ये आपका कौशिक भी हो गया, ये चरमावती, चंबल, वंबल, ये सब हो गए हमारे। इनको हमने समझ भी लिया। ठीक है, अवंती को देखिए। अब आप तो उठा देना उसको। ये अवंती आप देख रहे हैं, ये जो उज्जैन वाला क्षेत्र है, ठीक, इसके साइड में इंदौर, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये कहलाता है आपका अवंती, जिसमें उज्जैन वाला क्षेत्र, उसके साइड में शाजापुर वाला क्षेत्र, उज्जैन के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं ये सारा क्षेत्र कहलाता था आपका अवंती का क्षेत्र। ठीक है, अगर पुराणों में देखें और इतिहासकारों की माने तो एक व्यक्ति हुए डॉक्टर D.R. भंडारकर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नाम याद रखना, डॉक्टर D.R. भंडारकर। डॉक्टर D.R. भंडारकर के अनुसार उन्होंने बताया कि ये जो अवंती जनपद था ये 2 भागों में विभक्त था। अवंती जनपद जो था ये 2 भागों में विभक्त था। ठीक है, ऐसे 2 भाग थे, ये 2 भागों में विभक्त था। एक था उत्तरी जनपद, उत्तरी अवंती, और एक था दक्षिणी अवंती। दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो थी माहिष्मती, और उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। तो हमें इतिहासकारों में एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जिसने हमें ये बताया कि अवंती में 2 राजधानियां हुआ करती थीं। एक थी उज्जैनी, दूसरी का नाम था माहिष्मती। उत्तरी अवंती होती थी जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती को देखें तो उसकी राजधानी थी माहिष्मती। यह है अवंती, और इन दोनों के बीच में जो नदी बहती थी उसका नाम था बेतवा नदी। इसी को बेत्रावती भी कहते थे। क्या कहते थे? बेत्रावती, पुराना नाम बेत्रावती। चंबल से चरमावती, कैन नदी का सुक्तिमती, बेतवा का बेत्रावती, ये सब पुराने नाम हैं, इनके पौराणिक नाम हैं। दोनों के बीच में, उज्जैनी और माहिष्मती के बीच में, मतलब उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के बीच में नदी बहती थी जिसका नाम था बेतवावती। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने हमको इसके बारे में बताया। अब अवंती के अगर हम साम्राज्य की बात करें तो देखिए, आपको पता है इसके पहले यहाँ पे वीतिहोत्रों का शासन था। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में मुझसे। वीतिहोत्रों का इस क्षेत्र में शासक था। वीतिहोत्र का सेनापति था जिसका नाम था पुलिक। इन्हीं का एक सेनापति था जिसका नाम था पुलिक। पुलिक ने इन वीतिहोत्र शासकों का क्या किया? अंत किया। मतलब जो राजा था वीतिहोत्र उसको निपटाया, और अपना बेटा प्रद्योत को इन्होंने क्या किया? प्रद्योत कैसे लिखते हैं? प्रद्योत को इन्होंने अवंती का राजा नियुक्त कर दिया। पुलिक ने वीतिहोत्र को मारा, वीतिहोत्र ने अपने बेटे प्रद्योत को, प्रद्योत ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं प्रद्योत को अपना इस पूरे अवंती क्षेत्र का राजा बना दिया। ठीक है, चूँकि प्रद्योत बहुत होनहार था, बड़ा खतरनाक था, कई साम्राज्य को बहुत विस्तार किया, अपने क्षेत्र को बहुत विस्तार किया, इसकी नीतियाँ अच्छी थी, आक्रामक रूप का था। इस कारण से इसका जो नेचर था उसको मानते थे बड़ा चंड टाइप का नेचर है, बड़ा प्रचंड नेचर है, प्रचंड, बड़ा गुस्सेल, कुछ भी मतलब कर सकता है। इस कारण से इसका नाम पड़ा, आगे चल के इसके व्यवहार के कारण इसका नाम पड़ा चंड प्रद्योत, और यही शासक आपको पढ़ना है चंड प्रद्योत के बारे में। ठीक है,
अवंती में पुलिक ने वितिहोत्रों को मारा, उसका बेटा प्रद्योत, जिसके व्यवहार के कारण उसका नाम पड़ गया चंड प्रद्योत, जो कि अवंती महाजनपद का राजा बना। ठीक, अब इसकी एक कहानी और समझिए। देखिए, जब चंड प्रद्योत का शासन था, एक नाम सुना होगा आपने, बिंबिसार, हर्यक वंश के शासक हैं ये। बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। ये जो बिंबिसार है ये शासन कर रहा है कहाँ पे? मगध में। और अगर हम चंड प्रद्योत की बात करें तो ये अवंती वाले क्षेत्र जो है, अवंती में चंड प्रद्योत का शासन है। ठीक है, अब देखिए कैसा कैसा होगा। ये बिंबिसार और चंड प्रद्योत के बीच में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों आपस में क्या थे? दोस्त थे। बहुत बेहतरीन संबंध थे दोनों के बीच में, चाहे राज्य को लेके ले लें, चाहे पर्सनल रिलेशन ले लें, दोनों के बीच में बहुत गहरी मित्रता थी। ऐसा भी है कि एक बार चंड प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया था। इसको हुआ था पीलिया रोग, और इसने अपने पूरे साम्राज्य में, पूरे अवंती जनपद के जितने डॉक्टर थे, जितने वैद्य थे, सबसे चेकअप करवा लिया, पर ठीक नहीं हो रहा था। बिंबिसार को फ़ोन लगाया, पूछा, अरे यार ठीक नहीं हो रहा हूँ, बोले मैं तबीयत ख़राब है मेरी। तो बिंबिसार ने बोला, रुको, बोले मैं मेरे गांव का डॉक्टर पहुंचाता हूँ, बोले 1 नंबर डॉक्टर। गांव गए और डॉक्टर का नाम था जीवक। किसका डॉक्टर है ये? बिंबिसार का फैमिली डॉक्टर, मतलब राजवैद्य। बिंबिसार का राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। चंड प्रद्योत की तबीयत खराब थी, उसको हो गया था पीलिया रोग। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के पीलिया रोग को ठीक करने के लिए जीवक को कहाँ पहुँचाया था? अवंती पहुँचाया था। पूछता है कई बार सवाल, जीवक किसके शासनकाल में अवंती आया था? चंड प्रद्योत के शासनकाल में। पूछता है जीवक किसका राजवैद्य था? बिंबिसार का था। पूछता है कि जीवक किस शासक की तबीयत ठीक करने के लिए, पीलिया रोग से ग्रस्त राजा को ठीक करने के लिए आया था? चंड प्रद्योत। तो संबंध स्थापित हो रहे हैं, संबंध और मजबूत हो रहे हैं कि अच्छे वक्त में तो सब साथ होते हैं, बुरे वक्त में चंड प्रद्योत का साथ दिया बिंबिसार ने, उसका राजवैद्य पहुंचाया, जीवक आ गया, ठीक हो गया वो, ऐसा हुआ। चूंकि आप जानते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब जो है हर्यक वंश के लोग हैं, हर्यक वंश। और हर्यक वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। पितृहंता वंश का मतलब होता है कि बेटे ने अपने बाप को मारा, बेटे ने अपने बाप को मारा, बेटे ने अपने बाप को मारा। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, उदयन ने मारा था अजातशत्रु को, अजातशत्रु ने मार दिया बिंबिसार को। मतलब पहले पहले बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, तो बिंबिसार को मारने वाला भी अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा उदयन, तो अजातशत्रु को मारने वाला भी उसका बेटा उदयन। पितृहंता वंश इसीलिए कहा जाता है पितृहंता वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया। एक दिन राजपाट के चक्कर में अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया। ये बात चंड प्रद्योत को पता चल गई, उसके दोस्त को मार दिया। तो खुन्नस में तो था ही चंड प्रद्योत कि मेरे दोस्त को मार दिया। अब मगध का शासक बन गया अजातशत्रु। चूंकि चंड प्रद्योत ऑलरेडी एक खतरनाक राजा है, उसकी पापा की उम्र का है, तो खतरनाक तो है ही, और अनुभव भी ज़्यादा है उसको राज्य क्षेत्रों का। अजातशत्रु को पता चला आगे चल के कि चंड प्रद्योत को इस बात का बहुत बुरा लगा कि मैंने अपने बाप को मार दिया, उनके दोस्त को मार दिया। तो चंड प्रद्योत को ये चीज़ बहुत बुरी लगी। अजातशत्रु को जब इस बारे में पता चला कि चंड प्रद्योत ने तैयारी करके रखी है मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, आप दो चीज़ें समझेंगे यहाँ से तो आपको समझ में आएगी। एक तो चंड प्रद्योत का आक्रमण करने का पहला कारण था कि वो अजातशत्रु ने उसके दोस्त को मार दिया था, बिंबिसार, अजातशत्रु के पिता को। और जैसे ही अजातशत्रु मगध का राजा बनता है, तो मगध का राजा बनने के बाद इसको बहुत सफलताएँ मिलती हैं। चारों तरफ इंडिया के पूरे क्षेत्र में मगध साम्राज्य को जहाँ तहाँ विस्तार करने का इसके पास श्रेय है। अजातशत्रु ने अपने कार्यकाल में बहुत आतंक मचा, आतंक क्या कहो, आपने बहुत लंबा शासन किया, बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़ा किया। अब आप देखेंगे ये तो होता ही है ना कि बड़ा एक कोई उम्र में बड़ा है, ये आईएएस नहीं बन पाया, इसी के गांव मोहल्ले का कोई छोटे उम्र का लड़का है, ये पहले अटेम्प्ट में ही आईएएस बन गया, इसको इससे जलन होने लगती है।
मैं साला 5-6 साल से तैयार कर रहा हूँ, मैं IAS नहीं बना, ये पहले अटेम्प्ट में कैसे बन गया। इसको जलन ही होगी, इससे खुशी नहीं होगी, जलन ही होगी, देखना आप, ईर्ष्या होगी। ऐसे ही अजातशत्रु छोटी उम्र में बहुत सफलताएं हासिल कर चुका था, जबकि चंडप्रद्योत उसके साम्राज्य को अवंती तक ही सीमित करके रख सका। तो देख रहा था वो कि यार इतना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, तो चंडप्रद्योत को अजातशत्रु से होने लगी ईर्ष्या, जलन होने लगी। और इसके पास तो एक वैलिड रीज़न भी था कि मेरे दोस्त को मार दिया, बिंबिसार को मार दिया। इसने पूरी तैयारी करके रख ली अजातशत्रु के क्षेत्र में आक्रमण करने की, कि चंडप्रद्योत ने सोचा कि अब तो बेटा रुक, अब तेरे ऊपर आक्रमण ही करूँगा। अब पहले राजा महाराजाओं के समय में आप जानते हो ऐसा होता था कि उनके गुप्तचर होते थे, और गुप्तचर कोई भी घटना होती थी तो पहले उसके बारे में जानकारी ला के दे देते थे। गुप्तचर ने आया, अजातशत्रु को बताया कि चंडप्रद्योत आक्रमण करने वाला है। तो अजातशत्रु को बहुत अच्छे से पता था कि मैं चंडप्रद्योत से लड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके पास अनुभव ज़्यादा है। भले ही अजातशत्रु के पास सेना बड़ी थी, पर प्रॉपर अगर चंडप्रद्योत से अगर लड़ना होगा तो अजातशत्रु को हरा सकता था वो। इसलिए अजातशत्रु ने अपने राज्य की सुरक्षा बढ़ा दी, अपने राज्य की किलेबारी कर दी, अपने राज्य में सैनिकों को तैनात कर दिया कि चंडप्रद्योत का आक्रमण तो ना हो जाए। और इसी डर से उसने एक पूरे क्षेत्र में क्या बनवा दिया, इसको एक दुर्ग टाइप बनवा दिया। पूरा ये मान चलो उसका साम्राज्य, और पूरे क्षेत्र में उसने दुर्ग जैसा बनवा दिया। और इसी डर से, चंडप्रद्योत के डर से, उसने राजगीर का दुर्ग बनवाया था। याद रखना, राजगीर का दुर्ग पेपर में पूछता है, राजगीर का दुर्ग किसने बनवाया? राजगृह, राजगीर का दुर्ग अजातशत्रु ने ही बनवाया था। राजगीर का दुर्ग, राजगृह का दुर्ग, जो आगे चल के आप देखेंगे बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है, मगध का दुर्ग बनवा दिया, ताकि चंडप्रद्योत इसके ऊपर हमला ना कर पाए। पर ऐसा हुआ कि चंडप्रद्योत ने हमला ही नहीं कर पाया, हमला करने के पहले ही निपट गया। वो बीमार तो था ही, तो वो एक अलग कहानी है, ठीक है। तो चंडप्रद्योत का संबंध बिंबिसार के साथ था, और अजातशत्रु ने चंडप्रद्योत के डर से राजगीर का दुर्ग बनवाया था, ताकि वो उसके ऊपर आक्रमण न कर सके। ये अवंती जनपद की बात कर रहा हूँ मैं। अवंती सोचो, मगध से टक्कर लेने के प्लान में था अवंती, चंडप्रद्योत अजातशत्रु से टक्कर लेने के प्लान में था। अब एक कहानी और सुनो चंडप्रद्योत से संबंधित। देखिए, चंडप्रद्योत आप इसको ऐसे समझिए कि एक तरफ चंडप्रद्योत शासन कर रहा है, ठीक है, और इसी के समकालीन एक राजा था उदयन। इसी के समकालीन एक राजा काम कर रहा था, कौन? उदयन। आप देखेंगे ये उदयन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही गजब का राजा था। इतनी खूबसूरत संगीत कला थी इसके पास ना कि कुछ कह नहीं सकते थे। संगीत प्रेमी बंदा था, कौन? उदयन। इसके पास एक कला और थी कि ये हाथियों को अपने वश में कर लेता था। हाथी इतने बड़े जानवर, उसको चुटकियों में अपने वश में कर लेता था। ये कला थी इसके पास। अब चंडप्रद्योत की एक सबसे गंदी आदत ये थी कि वो साम्राज्य में अपने अंदर वो सारी चीज़ें रखना चाहता था जो कि पूरे साम्राज्य के अंदर फैली हुई है। सर्वगुण संपन्न बनना चाहता था। और मैंने बताया हूँ कि राजा की ये आदत होती ही है, वो सोचता है कि मेरे अंदर सारी चीज़ें हों तभी तो मैं राजा हूँ, किसी भी मामले में मैं पीछे ना रहूँ। उदयन की हाथी को अपने वश में करने की कला को सीखने के लिए चंडप्रद्योत ने एक दिन क्या किया, उदयन को कैदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया, अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया उसका, और किडनैप करके अपने साम्राज्य में ले आया। इनने इसको सिखा तो नहीं पाया, परंतु चंडप्रद्योत की एक बेटी थी जिसका नाम था वासवदत्ता। वासवदत्ता, ठीक, चंडप्रद्योत की बेटी है जिसका नाम है वासवदत्ता। इसने क्या किया, जब इसके साम्राज्य में कैदी के रूप में था तो इसने इसके साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लिए। इनने इसको क्या कर लिया, प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। उदयन ने वासवदत्ता के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। आगे चल के दोनों ने विवाह किए, और ये जो सिखाने के लिए जिसको कैदी बनाया था ये बन गया इसका ससुर, दामाद बन गया। ऐसा भी हुआ है, इतिहास में इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये है अवंती महाजनपद के बारे में। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वासवदत्ता का संबंध आपको आगे देखने को मिलेगा वासवदत्ता का संबंध। तो ये हैं आपके दो महाजनपद जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अवंती को एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि चंडप्रद्योत जो है बुद्ध काल के समय का राजा है। इस समय हमारे भारत में
गौतम बुद्ध भी आ चुके थे, बुद्ध काल का समय का राजा है। अब बुद्ध काल में अवंती का एक नाम है, इसको ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकता है। जब बुद्ध चल रहे थे तो यहाँ पे एक राजा था अच्युतगामी। बुद्ध के काल में अवंती में एक राजा हुआ अच्युतगामी, और इसी के नाम पे अवंती का बुद्धकालीन नाम पड़ा अच्युतगामिनी। अच्युतगामिनी। जैसे इस साल पीएससी ने सांची का प्राचीन नाम पूछा था जिसका नाम था काकनाथ बाढ़, ऐसे ही अवंती का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है क्या? अच्युतगामिनी। वो भी राजा अच्युतगामी के नाम पे उसका नाम पड़ा अच्युतगामिनी। बुद्ध काल में अवंती का नाम था ये अच्युतगामिनी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक।